बच्चों अध्याय 14 जल हम पढ़ चुके हैं और आज इस भाग में हम इससे संबंधित जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हल करने वाले हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ कथन आपको दिए हैं, उन कथनों में रिक्त स्थान दिए गए हैं, इन रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। पहला कथन है, जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? खाली स्थान कहते हैं। आप जरूर जानते होंगे बच्चों, याद करिए जरा। दूसरा प्रश्न है, जलवाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? यह भी हम पढ़ के आए हैं। एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा न होना उस क्षेत्र में क्या लाता है? यह तो बहुत आसान है बच्चों कि यदि एक वर्ष तक किसी विशेष क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है तो उस क्षेत्र में खाली स्थान आता है। और चौथा है, अत्यधिक वर्षा से खाली स्थान आती है। तो बहुत सरल प्रश्न है बच्चों कि जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को आप जानते हैं कि वाष्पन या वाष्पीकरण कहते हैं। जलवाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को कहते हैं संघनन। उसके बाद तीसरा था, एक वर्ष या इससे अधिक समय तक यदि वर्षा न हो तो उस क्षेत्र में क्या आता है? सूखा। और अत्यधिक वर्षा से क्या आती है? बाढ़। बहुत ही आसान सा, साधारण सा ये प्रश्न था आपका। तो चलिए, ये आपके उत्तर हो गए। पहले में वाष्पीकरण या वाष्पन, दूसरे में संघनन, फिर सूखा और चौथे में बाढ़। आगे चलते हैं बच्चों। नीचे लिखे में से प्रत्येक का क्या ये वाष्पन अथवा संघनन के कारण से है? जो प्रत्येक कथन दिया है आपको ये बताना है कि ये स्थिति वाष्पन के कारण है या संघनन के कारण है। ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का दिखना, तो हमने ये उदाहरण लिया था बच्चों। तो यहाँ आप जानते हैं कि ये किस कारण से है? संघनन के कारण से है। दूसरा है, गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप का ऊपर उठना। तो जो जल है उन गीले कपड़ों में वो वाष्प के रूप में, भाप के रूप में ऊपर उठ रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे बच्चों? वाष्पन कहेंगे या वाष्पीकरण कहेंगे। तीसरा है, सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे का दिखना। वो जो कोहरा है वो वास्तव में वातावरण में जो उपस्थित जल वाष्प है वही संघनित होकर के आपको दिख रही है। तो यह भी किसका उदाहरण हुआ बच्चों? संघनन का उदाहरण हुआ। उसके बाद, गीले कपड़ों से पोंछने के बाद शाम पर कुछ समय बाद सूख जाता है, जैसे कि फर्श पर लगाया पोछा सूख जाता है। और ये किसका उदाहरण था बच्चों? आप अच्छे से जानते हैं, वाष्पन का। अगला है, गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप का ऊपर उठना। और यह भी किसका उदाहरण है बच्चों? वाष्पन का। तो बहुत ही साधारण सी प्रश्न है। दोनों प्रक्रम वाष्पन और संघनन आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। संघनन वाष्पन, संघनन वाष्पन, वाष्पन हम उत्तर देख चुके हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, कौन से असत्य हैं, ये आपको बताना है। पहला कथन है कि वायु में जलवाष्प केवल मानसून के समय उपस्थित रहती है। बेटा, आप जानते हैं कि ये कथन सत्य है या असत्य है? हमने बात किया था कि ये जो प्रक्रिया है, वाष्पन की प्रक्रिया जिसके द्वारा जल से जलवाष्प बनती है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है और वायु में जलवाष्प सदैव उपस्थित रहती है। तो यह कथन असत्य है। अगला कथन है, जल महासागरों, नदियों तथा झीलों में वाष्पित होकर वायु में मिलता है परंतु भूमि से वाष्पित नहीं होता। तो यह कथन भी बच्चों असत्य है, क्योंकि भूमि की सतह से भी जल का वाष्पन होता है। तीसरा है, जल के जलवाष्पन में परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। बिल्कुल सही है कि जल का जलवाष्प में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। तो यह एक सत्य कथन है। अगला है, जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश से ही होता है। हमने पढ़ा था कि यद्यपि यह सत्य है कि सूर्य के प्रकाश में वाष्पन की प्रक्रिया तीव्रता से होती है, लेकिन अन्य कई तरीकों से भी जल का वाष्पन हो सकता है। जैसे बर्नर पर या किसी भी प्रकार से जल को यदि गर्म किया जाता है तो उसका वाष्पन हो जाता है। तो यह कथन भी
असत्य है। अगला कथन है वायु की ऊपरी परतों में जहां यह और अधिक ठंडी होती हैं, जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल कणिकाएं बनाती है। तो बच्चों यह कथन बिल्कुल सत्य कथन है। तो आप देख पाएंगे कि असत्य असत्य सत्य असत्य और सत्य। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। तो हमारे ये उत्तर हो गए असत्य असत्य सत्य असत्य और सत्य। हमने सारे कथन देख लिए थे। आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न चौथा आपके सामने है। मान लीजिए कि आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को वर्षा वाले दिन शीघ्र सुखाना चाहते हैं। वर्षा हो रही है, आपकी स्कूल यूनिफॉर्म धुली हुई है, आप इसे शीघ्र यानी जल्दी सुखाना चाहते हैं। क्या इसे किसी अंगीठी या हीटर के पास फैलाने से इस कार्य में कोई सहायता मिलेगी? तो बच्चों बहुत साधारण सा प्रश्न है ये भी। तो ये सच है कि यदि आप अपनी यूनिफॉर्म को अंगीठी या हीटर के पास ले जाएंगे तो ऐसा करने से आपको जल्दी सुखाने में सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। अंगीठी या हीटर से उत्पन्न ऊष्मा पानी को तीव्र दर पर वाष्पित कर पाएगी। हम जानते हैं कि ऊष्मा की सहायता से वाष्पन की प्रक्रिया काफी तीव्रता से होती है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है। एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदें देखेंगे, तो इनका कारण बताइए। तो ये जो प्रक्रम है तो हम अच्छे से पढ़ के आए हैं। यह हवा में मौजूद जलवाष्प के संघनन के कारण होता है। जब आपने बोतल को फ्रिज से बाहर निकाला और मेज पे रखा तो जो ठंडी बोतल की सतह है उस सतह पर आसपास की जो जलवाष्प है वो संघनित होकर पानी की बूंदों के रूप में नजर आती है। हवा में पानी जलवाष्प के रूप में उपस्थित होता है। जल या ठंडे पानी की बोतल के संपर्क में आता है तो यह संघनित हो जाता है और पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। यानी ये जल वाष्प जो वातावरण में उपस्थित है यही संघनित होकर पानी की बूंदों के रूप में आपको बोतल की सतह पर बाहर दिखाई देती है। अगला प्रश्न है। चश्मों के लेंस साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं तो लेंस भीग जाते हैं। हम जानते हैं कि जो लोग चश्मे पहनते हैं वो अक्सर ऐसा करते हैं कि चश्मे को साफ करने के लिए चश्मे पर फूंक मारी जाती है। ऐसा करने पर लेंस भीग जाता है। लेंस क्यों भीग जाता है समझाइए। जब हम फूंक मारते हैं तो नम हवा बाहर निकलती है, यानी जो हमारे मुंह से हवा निकलती है वो काफ़ी नम होती है। यह नम हवा लेंस पर संघनित होकर उसे भिगो देती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है। बादल कैसे बनते हैं? हम पढ़ के आए हैं इस बात को। बादल बनने के संपूर्ण प्रक्रम को आपने समझा है। तो बादल वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया से बनते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं बादलों के बनने में। महासागरों, नदियों, झीलों, तालाबों, पौधों और अन्य भूमि सतहों से पानी वाष्पीकृत होता रहता है या होता जाता है और हवा में मिल जाता है, यानी वायु में मिलता जाता है। जब एक निश्चित ऊंचाई पर हवा ठंडी हो जाती है, हमने पढ़ा था कि वायुमंडल में जैसे जैसे ऊंचाई पर हवा पहुंचती है ये और ठंडी होती जाती है। तो जब ये ठंडी हो जाती है तब जलवाष्प संघनित होकर पानी की बूंदों में यानी जल कणिकाओं में परिवर्तित हो जाता है और ये पानी की बूंदें इकट्ठा होकर बादलों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो यहाँ वाष्पीकरण और संघनन दोनों प्रक्रियाओं का महत्व होता है। अगला प्रश्न है। सूखा कब पड़ता है? लंबे समय तक वर्षा न होने पर ही सूखा पड़ता है। आप जानते हैं इस चीज को। मिट्टी वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी सोखती रहती है। वास्तव में यह प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती है और धीरे धीरे उस क्षेत्र की मिट्टी सूख जाती है। यदि वर्षा नहीं होती है तो उस विशेष क्षेत्र की मिट्टी सूखने लगती है। क्षेत्र के तालाबों और कुओं में पानी का स्तर नीचे चला जाता है और उनमें से कुछ पूरी तरीके से सूख भी जाते हैं
और उसके बाद हम जानते हैं कि खाद्यान्न की उपलब्धता नहीं होती है, जानवरों के लिए चारों की उपलब्धता नहीं होती है, और यह स्थिति ही क्या कहलाती है? सूखा कहलाती है। तो बच्चों, हमने इस अध्याय के जो सभी प्रश्न हैं उनको हल कर लिया है। तो अध्याय 14 जो कि जल के बारे में था, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रुचिपूर्ण अध्याय है। आशा है आप सभी को इसे पढ़ना, इसे समझना काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अब हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे आपके अगले अध्याय को। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।